नमस्ते भारत, स्वागत है आपका द एके टॉक के हिंदी पॉडकास्ट शो में। दोस्तों, बहुत सारे क्रांतिकारी हमारे भारत देश में हो चुके हैं। हम बोल सकते हैं हिंदुस्तान में हो चुके हैं। आज मेरे साथ एक काफ़ी स्पेशल गेस्ट है। आपको अभी तक पता ही चला रहेगा कि कौन ये गेस्ट है, बट कुछ क्रांतिकारी ऐसे हैं भारत में। द एके टॉक्स। जिनको हीरो भी कहते हैं और विलन भी कहते हैं, बट उनके पीछे क्या मेहनत है उनकी, और जो डार्क रियलिटी हम बोल सकते हैं, वो आज हम इस पॉडकास्ट के थ्रू जानने वाले हैं। आज हमारे साथ है सत्यकी अशोक सावरकर। सत्यकी जी, कैसे हो आप? नमस्कार, मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। और ये मूवी आ चुकी थी स्वतंत्र वीर सावरकर Correct. जी के जीवन के ऊपर। करेक्ट। तो अभी तक उसके प्रचार में ही मैं व्यस्त था। आप स्वयं भी एक अभिनेता है, तो Correct. आप जान सकते हैं कैसे प्रचार किया जाता है। करेक्ट। और मैं अभी आपको शुभकामना देता हूँ, आपको शुभेच्छा देता हूँ कि आपने इतना अच्छा स्टूडियो किया है, और आपके पॉडकास्ट भी मैंने देखे। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। काफ़ी एक इंटरेस्टिंग और एक मोटिवेशनल पॉडकास्ट हम इसे बोल सकते हैं, जी। बिकॉज द एके टॉक के पूरे एक हिस्ट्री में आज तक कोई ऐसे फ्रीडम फाइटर है, उनके वंशज हम बोल सकते हैं, हम कोई आप आज तक यहाँ पर आए नहीं थे। मैं प्रेक्षकों को बताऊंगा कि सत्यकी सावरकर जो है, वीर सावरकर जी इनके वंशज है। सत्यकी जी, आप बता सकते हो आपका रिलेशन कैसे लगता है उनके साथ? जी, स्वतंत्र वीर सावरकर जी के जो छोटे भाई थे नारायण दामोदर सावरकर, उनके बड़े बेटे अशोक नारायण सावरकर, उनका Okay. मैं बेटा हूँ। ओके। तो आई एम हिज ग्रैंड नेफ्यू। ओके। ठीक है। और हाँ, मतलब हमारे परिवार से तो बहुत लोग अच्छे खासे जुड़े हुए थे। करेक्ट। तो मैं मेरा सौभाग्य इसमें समझता हूँ कि करेक्ट। ऐसी कुटुंब में मैंने जन्म लिया। तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप उनके विचार लेकर ये नए जनरेशन में आप जी। आगे बढ़ रहे हो। जी। मैंने अभी रिसेंटली सावरकर फिल्म भी देखी है। वीर सावरकर, उनका एक डायलॉग है जी। फॉर मैरिज एक्चुअली, हम्म। कि अभी कुछ चीजें एक्सेप्ट नहीं होगी, बट आने वाले कुछ पीढ़ियों में हाँ। अजातीय विवाह है। जी। करेक्ट। उनके ऊपर भी उन्होंने उस फिल्म में बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है उस फिल्म में। जी। तो आप उनके विचार लेकर आगे बढ़ रहे हो, ये काफ़ी एक अच्छी बात है। सावरकर जी के जो वंशज है कहाँ पर है अभी, 2024 में क्या कर रहे हैं? सावरकर जी के वंशज, मेरे जो बड़े भाई है, चचेरे भाई, ओके। रणजीत सावरकर, ओके। वो स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक मुंबई में ओके। वो कार्याध्यक्ष है वो। और स्मारक के माध्यम से ओके। बहुत कार्य कर रहे हैं। वो महाराष्ट्र मिलिट्री स्कूल के वहाँ पे भी वो कार्याध्यक्ष है। और सावरकर जी का जो सपना था मिलिटराइजेशन, आपने मूवी में भी देखा होगा। तो वो मिलिटराइजेशन का सपना कुछ हम लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर सके, इसीलिए उन्होंने उनके पिताजी ने एक्चुअली वो मिलिट्री स्कूल की स्थापना की। मेरी एक बहन है, वो महिला शाहिर है। ओके। हाँ, वो आपने पोवाड़ा नाम सुना होगा। करेक्ट। महाराष्ट्र की लोक कला। करेक्ट। तो वो सादर करती है। और मैं हूँ मेरा कॉलेज या उसके पश्चात भी, जब भी मैं नौकरी करता था, तभी मैंने सावरकर जी पढ़े हैं। ठीक है, उनके लिखा हुआ पढ़ा है। पर आफ्टर 2016 मैंने उनके विचार के ऊपर भाषण देने का आरंभ किया। ओके। तो सावरकर जी के बहुत सारे पहलू हैं। क्रांतिकारक सावरकर है, करेक्ट। लेखक सावरकर है। करेक्ट। तो मुझे जो इस समय के लिए सबसे आवश्यक जो विषय लगते हैं, वो है सावरकर जी की विज्ञान निष्ठा, उनकी सामाजिक क्रांति, करेक्ट, और उनकी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी क्या थी और राजनीति क्या थी। ये सारे विषयों में मैं भाषण देता हूँ। महाराष्ट्र में भी मेरे भाषण हो चुके हैं, और कर्नाटक में भी मैं जा चुका हूँ
6-7 बार अब तक गया हूँ। तो मुझे ये कार्य मैंने स्वीकृत किया है। करेक्ट ऐसा कोई फैमिली प्रेशर नहीं है, पर ये कार्य मैं आवश्यक समझता हूँ और मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं करेक्ट है। करेक्ट आप उनके विचार आगे जी। लेकर चल रहे हो। जी जी। करेक्ट, बट आप बाय प्रोफेशन अभी क्या कर रहे हो? बाय प्रोफेशन आई एम डेटा एनालिस्ट। ओके आई एम वर्किंग विथ वेरिटास टेक्नोलॉजीज। ओके और तो गए 20-21 साल का एक्सपीरियंस है मुझे आईटी इंडस्ट्री में। सुपर्ब सुपर्ब मुझे जब आपके बारे में पता चला था, मैं जी। वही सोच रहा था कि आजकल के ज़माने में आईटी सेक्टर एक बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है। एग्जैक्टली। करेक्ट, आप उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, ये जी। एक बहुत बड़ी बात है इस हाँ। ज़माने के। आप, मैं तो बोलूँगा आप सावरकर हो। अरे करेक्ट करेक्ट, आप उनके विचार आईटी सेक्टर में भी आगे के पीढ़ी के लिए लेके जा रहे हो, ये हाँ। काफ़ी बड़ी बात है। जी बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती रहती है, बिल्कुल। आपको पता है, आप बिल्कुल। फेस भी कर रहे हो, आपने बिल्कुल। बहुत सारे एक्शंस भी लिए हैं। मैं प्रेक्षकों को यहाँ पर बताऊंगा कि भारत के बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन जैसे कि राहुल गांधी है और बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं, उनके अगेंस्ट सत्य सावरकर इन्होंने केस फाइल की है। अभी रिजल्ट क्या आ गया अभी तक पता नहीं, बट आई होप। एब्सोल्युटली। और आप, आपके घर में बचपन से ये माहौल था कि वीर सावरकर जी ने क्या काम किया है, वो सब बचपन में घर में बताते थे आपको? जी। मेरे दादाजी को तो मैंने नहीं देखा। ओके। किंतु मेरे नाना जी और नानी जी हाँ। दोनों हिंदू महासभा के कार्यकर्ता थे, सक्रिय Okay. कार्यकर्ता थे। ओके मेरे चाचा जी, ही वॉज ऑल्सो इन एक्टिव पॉलिटिक्स। ओके वो चुनाव के लिए भी खड़े हो चुके थे मुंबई से। ओके तो घर में जो सावरकर जी ने सिखाया था वही था, वही वातावरण था। और उनका हिंदुत्व क्या है, हमें कैसे हिंदू राइट्स के लिए झगड़ना है, तो हिंदू सभा के माध्यम से जो भी कार्य चलते थे वो मुझे सुनाई देते थे। करेक्ट उस समय मैं समझता नहीं था, किंतु एक धारणा रहती है, एक संस्कार रहता है। तो बचपन से ही वो मुझे मिला। करेक्ट मेरे नाना जी ने बहुत सारे संस्कृत श्लोक, अमरकोश, ये सब मुझे सिखाया। तो बचपन से ही ये संस्कार हुए था। सावरकर जी का लिखा हुआ कुछ Correct. जो पाठांतर कहते हैं मराठी में, करेक्ट वो मैंने किया था। सिंधु सूक्त उनका लिखा हुआ, करेक्ट और उसका सादरीकरण भी मुंबई में Correct. बहुत जगह किया था। Correct, तो correct, ये correct. संस्कार थे बचपन से ही है। थे। करेक्ट करेक्ट, जी। वीर सावरकर ने मराठी में भी बहुत कुछ लिखा है। जी करेक्ट, आपके पास अभी भी वो बुक्स है, पढ़ते हो? हाँ, अभी भी पढ़ना पड़ता है। ओके क्योंकि कैसा है, ज्ञानेश्वरी आप पढ़ोगे, करेक्ट, आप भगवत गीता पढ़ोगे, आप जैसे जैसे पढ़ते हो तो एक नया पर्सपेक्टिव आपका डेवलप होता है, एक नया दृष्टिकोण मिलता है, कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। करेक्ट कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ रहे हैं, ध्यान नहीं लग रहा है, फिर वापस जाके पढ़ेंगे तो वो समझ में आता है। करेक्ट तो रिसेंटली मैंने उनके जो पुस्तक है जाति भेद, उसका हिंदी में नामकरण है जाति भेद, मराठी में उसका नाम जाति उच्छेदक निबंध है। ओके, वो पढ़े हैं। अभी रिसेंटली हिंदुत्व पढ़ा, फिर से हिंदू राष्ट्र दर्शन पढ़ा है। हिंदू राष्ट्र दर्शन एक पुस्तक है जो उनके जो भाषण दिए हुए उन्होंने, उसका कलेक्शन है। तो उससे हमें पता चलता है कि सावरकर जी हिंदू महासभा, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, ये सबकी राजनीति कैसी थी। करेक्ट। और आज के ज़माने में यही क्या कहते हैं इसको, एक उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं। करेक्ट करेक्ट, अभी भी हिंदू महासभा एक्टिव है भारत में? इतनी नहीं है, ओके, कमज़ोर हो गई है। कई कई प्रांतों में ठीक ठाक है, किंतु वो शक्तिहीन है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। उस जमाने में 90s में हिंदुत्व के विचार शायद अलग रह गए। करेक्ट, अभी 2024 है, अभी के हिंदुत्व में वही विचार लेकर आप चल रहे हो या कुछ आपके विचार उसमें ऐड कर रहे हो? मेरे विचार उसमें नहीं ऐड कर रहा हूँ मैं। ओके, जो भी सावरकर जी का हिंदुत्व है वो जैसा है वैसा समझना चाहिए, वो समझाना चाहिए। ओके, आपने मूवी में भी देखा होगा कि सावरकर जी कहते हैं कि उनका हिंदुत्व केवल हिंदू धर्म नहीं है, ओके, उससे ऊपर है। ओके, ठीक है, तो हिंदुत्व उनका हिंदुओं का एकत्व है। ओके,
और दूसरा उसमें भाग ये है कि उनके राजकीय अधिकारों का संरक्षण। करेक्ट। तो उस समय क्या हुआ था कि राजनीति ने बड़ा गंभीर एक मोड़ ले लिया था। मुस्लिम लीग जो है वो आक्रमणकारी थी और इट वाज एग्रेसिव राइट फ्रॉम मोहम्मद अली जिन्ना टू इकबाल, ऑल ऑफ देम बहुत सारे एग्रेसिव लीडर्स थे। और उनकी डिमांड ये थी कि हमारे पॉपुलेशन से बढ़ के हमें विशेष अधिकार चाहिए। ओके। उनका पॉपुलेशन टोटल रफली अराउंड 20% उस जमाने में, अखंड भारत की बात कर रहा हूं मैं। फिर भी उनको जगह चाहिए थी 40%। ओके। ठीक है। और कांग्रेस लीडर्स वेर लाइक सरेंडरिंग टू इट। सावरकर जी को ये राजनीति पसंद नहीं आई। सावरकर जी कहते थे कि आपको 20% जगह देने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन हिंदुओं के जो अधिकार हैं उनके ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। तो अगर 20% लोग 40% अधिकार मांग रहे हैं, इसका अर्थ ये होता है कि जो 80% लोग हैं वो 60% तक सीमित रह गए। तो ये हिंदुओं के ऊपर अत्याचार है। करेक्ट। इसीलिए सावरकर जी ने हिंदू महासभा ज्वाइन की। ओके। और हिंदू महासभा के माध्यम से अपनी जो राजनीति है, ही वॉज सेक्युलर। ठीक है। सावरकर जी हमेशा कहते थे कि मैं हिंदुओं के लिए विशेष अधिकार नहीं मांग रहा हूँ। करेक्ट। जो उनका मूलतः अधिकार है, हक है उनका, करेक्ट, वो उन्हें दे दो। और रही बात हिंदू कौन है, तो मैंने पहले ही कहा कि उनका हिंदुत्व हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू समाज है। फिर चाहे आप किसी भी धर्म के हो। सावरकर जी कहते हैं कि जो भी हम उपासना करते हैं, करेक्ट, ठीक है, वो अलग अलग है, वो सब में भिन्न है। तो सावरकर जी हर एक भिन्न उपासना पद्धति के अनुयायी को भिन्न धर्म का व्यक्ति समझते हैं। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। इसमें वैदिक हो गए, करेक्ट, इसमें सिख हो गए, इसमें बौद्ध हो गए, जैन हो गए, करेक्ट, लिंगायत हो गए, आर्य समाजी हो गए, सारे जो है उनका अलग अलग तत्व ज्ञान है। तो वो उसका बेस हो गया। जिसका बेस है उसे हम धर्म कहते हैं। ठीक है। ये सभी धर्म हिंदुत्व का भाग है। तो हिंदुओं का एकत्व है। और मुस्लिम समाज जो था उनके लिए क्या विचार थे उनके उस टाइम पर? देखिए, ये हिंदू की डेफिनेशन जो है ना, दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ हिंदू, नॉट अ डेफिनेशन ऑफ देशभक्त। करेक्ट। क्योंकि हिंदुओं में भी चोर है, करेक्ट, डाकू है, पुलिस भी है। तो लोगों का ऐसा समझ हो जाता है कि सावरकर जी ने हिंदू शब्द की व्याख्या अगर की है, सो ही वॉज एंटी मुस्लिम। ऐसा नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। करेक्ट। सावरकर जी की जो अभिनव भारत थी उसमें कई क्रांतिकारी मुस्लिम भी थे। ठीक है। तो सावरकर जी का कहना यही था कि अपना जो निजी धर्म है ना, वो अपने घर में रखो। ही वॉज नॉट एट ऑल एंटी मुस्लिम। उन्होंने चिकित्सा की, इस्लाम की चिकित्सा की, वैदिक पंथ की चिकित्सा की, धर्म की चिकित्सा की, सबकी चिकित्सा की। और उनका कहना यही था कि आज हमें ये भी जो भी धर्म ग्रंथ थे जो 5000 साल पहले निर्माण हुए थे, 1000 साल पहले निर्माण हुए थे, बाइबल है, कुरान है, वेद है, मनुस्मृति है, ये आज के काल में वो वंदनीय है, वो पूजनीय है, लेकिन अनुकरणीय नहीं है। आज हमने संविधान लिखा है, आज हम संविधान के माध्यम से चलते हैं। अपना हर दिन का व्यवहार संविधान के माध्यम से होता है। करेक्ट। सावरकर जी का कहना 1920 में यही था कि हम हमारा आज के नियम बनाएंगे, नियमावली बनाएंगे, उसके आधार पर हम देश बनाएंगे, उसके आधार पर हम एक राष्ट्र का निर्माण करेंगे। हमें वापस मनुस्मृति ढूंढने की आवश्यकता नहीं, हमें वापस कुरान ढूंढने की आवश्यकता नहीं, हमें वापस बाइबल की ओर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें स्वतंत्र बुद्धि है। जैसे हमारे ऋषि मुनि थे, वो स्वतंत्रता से विचार करते थे। ट्रू। उन्होंने जो भी समझा उस समय में वो लिख के लिया, फिर उसके नियम बन गए, उसके कानून बन गए। वो उस जमाने में ठीक थे। करेक्ट। लेकिन आज हमें हमारे कानून चाहिए, हमारे निर्बंध, हमारे लॉ चाहिए। निर्बंध के हिसाब से कोई भी व्यक्ति
समान होना चाहिए, करेक्ट करेक्ट। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, जो भी हो, रूल विल बी सेम फॉर एवरीवन। उनका यही कहना था। करेक्ट। मैंने जितना देखा था उसमें वीर सावरकर जी का एक ही सपना था, जो था अखंड भारत। जी करेक्ट। और उस टाइम पर बोस हो या नेहरू जी हो या जिन्ना हो, हर एक का अलग अलग एक डिसीजन था, विचार थे। हाँ, आपको क्या लगता है अभी भी अखंड भारत हो सकता है? अखंड भारत 1947 तक ठीक था, लेकिन अभी अगर अखंड भारत बनाना है तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, करेक्ट। इन सब का पॉपुलेशन और उनकी विचारधारा, ये सारे लोग हमें इस भारत में समाविष्ट करने होंगे। करेक्ट। ये कोई एक आदमी का डिसीजन नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, विच इज डेंजरस। ट्रू। आज हम देख रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को दोनों देश विभाजित हुए, स्वतंत्र हुए। करेक्ट। हमने संविधान का रास्ता चुना, हम विज्ञान निष्ठ है, हमने प्रोग्रेस किया, किसी एक धर्ममत को हमने सामने रख के उसी धर्ममत को फॉलो करना है, ऐसा कंपल्शन नहीं रखा। करेक्ट। विच इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में आज धर्ममत है, उनके लॉज अलग है, उनके बाइंडिंग्स अलग है, उनकी मानसिकता वैसी ही है इवन आफ्टर 77 ईयर्स। तो ऐसी मानसिकता वाले लोगों को लेके हम क्या हासिल करने वाले हैं? हमारे देश में पाकिस्तानवादी मेंटेलिटी अभी भी है, हम उन्हें कॉन्कर नहीं कर पा रहे। करेक्ट। आप सोचिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो भी जनता है वो भारत में सम्मिलित हुए, अखंड भारत बन गया। तो उन लोगों के साथ ये जिहादी लोग भी आएंगे, उनकी विचारधारा भी आएंगी, और यहाँ पे इट विल बी लाइक अ सिविल वॉर सिचुएशन। इंटरनल सिटी सेफ नहीं रहेगी हमारी, कोई भी सेफ नहीं रहेगा। तो आज अखंड भारत का पॉसिबल विचार करना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने उन्हें एक देश दे दिया है। करेक्ट। नाउ इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल इट। पिछले पॉडकास्ट में कर्नल सुरेश पाटिल आए थे जी, यही सवाल पूछा था कि हम पीओके फिर से ला सकते हैं क्या, तो उन्होंने भी ऐसे ही कुछ रिप्लाई दिया था कि क्यों वॉर चाहिए। वो लोग वहाँ पर खुश है, हमारा देश इतना सुंदर है, यहाँ पर बहुत कुछ हम कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा हम हमारे भारत देश में कुछ चीज़ें कर रहे हैं। करेक्ट, डेवलपमेंट हो या बहुत सारी चीज़ें हो। बट वीर सावरकर जी हमेशा एक कंट्रोवर्सी के पॉइंट पर हमेशा क्यों रहते हैं? मैं जब से न्यूज़ देख रहा हूँ बचपन से, तब से यही चीज़ें मैं देख रहा हूँ, बट ये क्यों हो रहा है? उनके विषय में अपप्रचार बहुत किया गया। चाहे उनकी हिंदू की संकल्पना हो, हिंदुत्व की संकल्पना हो, चाहे उनका मिलिटराइजेशन हो। अभी सावरकर जी 1937 में 37 में ही वॉज टोटली फ्री। ठीक है, फ्रॉम रत्नागिरी जेल, फ्रॉम रत्नागिरी। हाँ, वो बंद मुक्त हो गए थे, वो राजनीति में भाग ले सकते थे। तो 1937 के पश्चात सावरकर जी ने अखंड भारत के लिए प्रयास किया और भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया। उन्होंने मिलिटराइजेशन का आरंभ किया। जैसे हिंदुओं का परसेंटेज मिलिट्री में ज्यादा होना चाहिए। उनका विचार था कि आज अगर मुस्लिम्स का परसेंटेज मिलिट्री में ज्यादा है और ज्यादातर मुसलमान यहाँ के मुस्लिम लीग के पीछे है, मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, और मुस्लिम लीग पाकिस्तानवादी है। मुस्लिम लीग को स्वातंत्र्य चाहिए तो पाकिस्तान भी चाहिए। सो मुस्लिम लीग वॉज फाइटिंग फॉर पाकिस्तान, नॉट फॉर इंडिपेंडेंस। ट्रू। और यहाँ पे जो भी लोग आर्मी में है, अगर पाकिस्तान बन जाता है तो ये सारे लोग पाकिस्तानी आर्मी में जाएंगे। भारत के पास क्या रहेगा? अगर हमारा शस्त्र बल, हमारा सैनिकी बल पाकिस्तान से कम रहता तो आज हम भारत में नहीं रहते। करेक्ट, आज हम पाकिस्तान में रहते। करेक्ट। इसीलिए सावरकर जी ने मिलिटराइजेशन का प्रचार किया।
ये हेतु उनका मिलिटराइजेशन के पीछे था। कुछ लोगों ने ऐसा प्रचार करना आरंभ किया कि सावरकर जी ब्रिटिशों के लिए रिक्रूट कर रहे हैं। सावरकर जी का कहना यही था कि जब भी हमने क्रांति का आरंभ किया था इन 1900, सो 19 टिल 1910 ही वाज इन ब्रिटेन, तो वो सशस्त्र क्रांति वहां से कर रहे थे। करेक्ट। सावरकर जी का कहना था तब हमें छुप छुप के भारत में जो क्रांतिकारी थे उनके हाथ में रिवॉल्वर्स देने पड़ते थे, छुप छुप के बॉम्ब मैन्युअल्स वहां पे पहुंचाने पड़ते थे। आज तुम्हें ब्रिटिश शासन एक अवसर दे रही है कि आप आज हथियार सीख लो, बंदूकें चलाना सीख लो, युद्ध का अनुभव ले लो, तो आप सैन्य में भर्ती हो जाओ। युद्ध का अनुभव आपको काम आ सकता है। जब भी आपका निर्णय हो कि अभी बगावत का समय आ गया है, तभी आप बंदूक आप चलाना सीखे हो, आपको युद्ध का अनुभव है, तो आप स्ट्रेट अवे यू कैन फाइट विथ ब्रिटिशर्स। ये सिचुएशन वर्ल्ड वॉर के वजह से आई थी। एब्सोल्युटली। सावरकर जी पहले वर्ल्ड वॉर के समय जेल में थे। करेक्ट। अंडमान में थे। तभी वो कुछ कर भी नहीं पाए, चाह के भी कुछ कर नहीं पाए। लेकिन 1928 में उन्होंने एसेज लिखे थे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर इज कमिंग एंड इट इज गोइंग टू अफेक्ट द रूल, सो वी शैल बी रेडी फॉर द वॉर। करेक्ट। और जैसे ही उन्होंने प्रचार किया, वो युद्ध आरंभ हो गया और स्वयं ब्रिटिश शासन ने ही एडवर्टाइजमेंट दे दिए कि हमें सैनिकों की आवश्यकता है। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो सावरकर जी वॉज अ विजनरी, कि उन्हें पता चला था, और क्योंकि उनका अध्ययन था जियोपॉलिटिक्स जिसे हम कहते, वो सारे विषय में सावरकर जी का अध्ययन था। इसीलिए उन्होंने उनके जो अनुभव थे उसके माध्यम से कहा कि वर्ल्ड वॉर आने वाला है। थोड़ा सा पीछे जाता हूँ जी। वीर सावरकर जी जब फर्ग्यूसन कॉलेज में थे, हाँ, विदेशी कपड़ों की एक होली भी की थी, राइट जी। तो उस टाइम पे तिलक जी का उन्हें बहुत सारा सपोर्ट था जी। बता सकते हैं उस मूवमेंट के बारे में? जी। तिलक जी सावरकर जी के आदर्श थे, लाइक अ पॉलिटिकल गुरु। सावरकर जी बचपन में जब नासिक में थे तभी केसरी पढ़ते थे, और जब भी वे पुणे में आए तभी ब्रिटिशों के विरुद्ध ये जो विद्यार्थी गण है और जो नागरिक है उनको थोड़ी चेतना देने की आवश्यकता है। करेक्ट। ऐसे विचार सावरकर जी के मन में आए और फिर सावरकर जी ने होली करने का नियोजन किया, विदेशी वस्तुएं एवं विदेशी कपड़ों की होली। तो तिलक जी ने उनसे कहा कि ये होली छोटी नहीं होनी चाहिए, वो इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसकी आग ब्रिटिश शासन तक पहुंच सके। इस होली के माध्यम से हम उन्हें बता सके कि हमारे मन में उनके प्रति कितना रोष है। करेक्ट। सावरकर जी ने उस आह्वान का स्वीकार किया। करेक्ट। और पूरे पुणे से बैलगाड़ा या बैलगाड़ी भर के कपड़े एवं वस्तुएं लाए गए, अभी जो कर्वे रोड है वहां पे, और वहां पे वो पूरा दहन हो गया। करेक्ट। और उसका परिणाम बहुत अच्छा खासा हो गया। सावरकर जी को उसकी शिक्षा भी भुगतनी पड़ी। उस कॉलेज के जो मुख्य थे परांजपे सर, तो उन्होंने सावरकर जी को फाइन कर दिया, फिर हॉस्टल से भी निकाल दिया। वो फाइन भी तिलक जी ने पे जी, वो कंट्रीब्यूशन करके भर दिया था। और तिलक जी ने तभी एक लेख लिखा था उनके केसरी वृत्तपत्र में। उसमें उन्होंने लिखा था कि ये हमारे गुरु नहीं है। अगर ये हम लोग जो कर रहे हैं देशभक्ति का काम, इससे वो सपोर्ट नहीं दे रहे तो ये हमारे गुरु नहीं। करेक्ट। और सावरकर जी बाद में कहते थे कि आपने तलवार देखी होगी, तो तिलक जी तलवार का जो होल्डिंग है वो थे, और हम लोग जो तलवार का जो आगे का हिस्सा रहते हैं, जो एक्चुअल स्वॉर्ड रहता है, वो है। अगर तिलक जी नहीं रहते पीछे तो हमारा यूज नहीं था। तो तिलक जी का बहुत बड़ा योगदान है सावरकर जी के डेवलपमेंट, एक बेस सेट करने में। एग्जैक्टली। उनके बिना आई मीन वो कॉन्फिडेंस भी वो बिल्ड नहीं हो पाता शायद उस एज में, बिकॉज एक रहता है ना कि 10वीं पास होने के बाद हमें डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, शायद उस जमाने का वो मोटिवेशन
हाँ, तिलक जी ने ही बिल्कुल, दिया रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे स्टूडेंट है, उन्हें जी स्कॉलरशिप मिलती है। जी बहुत सारे लोगों का सपना रहता है यूके या यूएस जाकर पढ़ाई करना, 2024 में भी। और वीर सावरकर जी को उस टाइम स्कॉलरशिप मिली है और वो भी यूके में जाके स्टडी करे। जी ये काफी बड़ी बात है। आप उस स्कॉलरशिप के बारे में कुछ बता सकते दैट वाज शिवाजी स्कॉलरशिप। हो? ओके। शिवाजी महाराज के नाम से, छत्रपति शिवाजी, ओके ओके छत्रपति ओके शिवाजी महाराज ओके के ओके, नाम हाँ, से ओके श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, ओके। जो वहाँ पे इंडिया हाउस था, हम्म, उन्होंने स्कॉलरशिप का चयन किया था। ओके। उसके माध्यम से जो देशभक्ति से प्रेरित हम्म, युवक है, हम्म, उनको वो लंदन बुलाते थे हाँ, लॉ सीखने के लिए या ओके फिर अन्य विषय सीखने के लिए। ओके। वहाँ पे हम्म, उनका मोटिवेशन ये था या फिर मकसद इसको जिसको कहते हैं वो था कि भारत से जो भी इंटेलिजेंट लोग हैं वहाँ पे आए, वहाँ पे पढ़ाई करें, ओके ब्रिटिश साम्राज्य कैसे चलता है उनको जाने, और यहाँ से हम क्रांति करेंगे। ओके ब्रिटिशों के विरुद्ध हम उनके देश में रह के ही ओके। इंटरनेशनल लेवल पे हम प्रेशर डालेंगे। फिल्म में भी देखा था इस स्कॉलरशिप के बारे में। जी, ब्रिटिश लोगों का कुछ विरोध था स्कॉलरशिप के लिए। स्कॉलरशिप वाज प्राइवेट, तो Okay. इट वाज फंडेड बाय श्यामजी कृष्ण वर्मा। ओके ओके ओके। तो विरोध ब्रिटिशों का इंडियंस को था, ओके। ना कि स्कॉलरशिप को। हम्म, जैसे हम वर्णद्वेषी, वो एक भाव रहता है, करेक्ट ब्रिटिशों का था, करेक्ट। वर्णद्वेष था, वर्णद्वेषी थे वो। भारतीयों को ब्राउन बुलाते थे, तो उनको नीचा दिखाते थे। अभी डेक मतलब जो जिस जहाज से सावरकर जी जा रहे थे, वहां पे हरनाम सिंह करके एक व्यक्ति थे, वो सिख थे, तो उन्होंने फेटा बांध लिया था, पगड़ी। करेक्ट। ब्रिटिश उनको चिढ़ा रहे थे, ओके। हंस रहे थे उस पगड़ी के ऊपर। तो सावरकर जी के और एक सहकारी थे अय्यर, उन्होंने कहा कि विनायक हम ऐसा करेंगे कि हरनाम को कह देंगे कि आज से तू पगड़ी मत बांध। ओके तो सावरकर जी ने कहा कि पगड़ी ये हमारे संस्कृति का प्रतीक है। ओके। और सावरकर जी हरनाम सिंह को लेके गए ऊपर डेक पे, उनके सामने खड़े हुए ब्रिटिशों के, ओ कि आप कितना भी चिढ़ाओ, कितना भी हंसो, हम डटेंगे, वहां पे रहेंगे। तो सावरकर जी ने, ये जो युवक थे जो ब्रिटेन में जा रहे थे, और ब्रिटेन में क्यों जा रहे थे वो, कि सब नई दुनिया, पाश्चिमात्य जग करेक्ट, देखने के लिए, एक वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, तो नेचुरली आकर्षित होके वो वहां जा रहे थे। Correct. उनके मन में देशभक्ति की भावना का जागरण सावरकर जी ने किया। Correct. हरनाम सिंह, अय्यर और फिर मदन लाल ढींगरा जैसे क्रांतिकारी लोग सावरकर जी को वहां से मिले, और मदन लाल ढींगरा सावरकर जी के विचार से बहुत प्रभावित हुए। पहले उनका चरित्र अलग था, ही वॉज हैप्पी गो लकी, और वो बार में जाते थे, डिस्को में जाते थे। फिर सावरकर जी ने उनको प्रेरणा दी, और आगे का इतिहास आपको पता ही है। यूके में जब सावरकर जी पढ़ाई कर रहे थे, तब भी उन्होंने इंडिया में कुछ बुक्स भेजे थे। हाँ हाँ हाँ, जो कि बुक्स थे रिगार्डिंग बॉम्ब बनाना। मूलतः सावरकर जी का उद्देश्य यही था कि ब्रिटिशों का यहाँ से निकाल देना है, करेक्ट, खदेड़ देना है। करेक्ट। और ये तभी होगा जब भी ब्रिटिशों को भारतीय क्रांतिकारों का डर रहेगा। उनको डर लगना चाहिए कि कहीं से भी कोई भी क्रांतिकारी आके गोली चला के हमारी जान ले सकता है। तो ये शस्त्र बल से ही सिद्ध हो सकता है, बिना शस्त्र ब्रिटिश साम्राज्य नहीं जा सकता। करेक्ट, उनकी धारणा थी। तो इसीलिए सावरकर जी ने ब्रिटेन में ग्रंथ लिखा 1857 का स्वातंत्र्य समर। किंतु शस्त्र भी, जो रिवॉल्वर अभी हम कहते हैं, ब्राउनिंग रिवॉल्वर्स थे, तो वो रिवॉल्वर सावरकर जी ने भारत में भेजे, वो पुस्तक में छुपा के भेजे। तो जितनी विड्थ होती है और जितनी लेंथ होती है पिस्टल की, उतने पन्ने उस बुक से काटे जाते थे। करेक्ट। उसमें रिवॉल्वर वो प्लेस किया जाता था और ऊपर से कवर किया जाता था, क्योंकि ब्रिटेन से कोई भी पार्सल भारत में आ रहा है तो उसकी छानबीन अवश्य होती थी। लेकिन ब्रिटिश देखते थे उसका वजन कितना है, अंदर क्या है, तो वजन तो उतना ही है,
फिर वो बिना Correct. देखे करेक्ट वो करेक्ट पार्सल भारत में पहुंचे, भारत में आता था। भारतीयों के हाथ में रिवॉल्वर आ गए। करेक्ट। वैसी कहानी बॉम्ब मैनुअल्स की है। ओके। सेनापति बापट आपने नाम सुना होगा, Correct. उन्होंने उनके माध्यम से सावरकर जी ने बॉम्ब मैनुअल्स ट्रांसलेट करके, मतलब रशियन लैंग्वेज से ट्रांसलेट करके इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में, और फिर ट्रांसलेशन वो पूरा वो बापट जी के माध्यम से भारतीयों तक पहुंचाया। ओके। तो बड़ी क्रांति, बड़ी योजना, एक साथ 3-4 Correct, जगह correct. पे धमाके, ऐसे करके ब्रिटिशों को हिला देना पूरा, यही उनकी एक मंशा थी। शादी। और इन सब चीज़ों से यही दिखता है कि उस जमाने में भी छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती थी, जैसे कि अवश्य। सावरकर जी के विचार जी। यूके में जाके भारत में बॉम्ब बनाना, बॉम्ब की किताबें इंडिया में जी। भेजना या गन्स भेजना, ये जी। एक उस जमाने के, आई मीन अभी ये लगता रहेगा कि ये बहुत छोटी चीज़ है, बट उस नहीं। जमाने की एक बहुत बड़ी चीज़ है। बिकॉज आजकल ऐसा हुआ है ना कि ऑनलाइन जाओ, सर्च करो बॉम्ब कैसे बनाना, लोग इजीली चीजें मिलता है, कैच करते इंटरनेट पे करेक्ट मिल करेक्ट जाएगा। इंटरनेट पे मिल जाता है। उस टाइम ये सच में काफी बड़ी चीज है। ब्रिटिश लोगों ने बुक पे भी कुछ बैन लाया था सावरकर जी के। उनका पहला ही बुक ओके जो 1857 का स्वातंत्र्य समर, ओके। तो ये यूके में ये लिख रहे थे उनके बारे में, वो यूके में लिख रहे थे, ओके ओके। तो उसके ऊपर बैन लाया गया। और क्यों लाया गया? क्योंकि ब्रिटिशों के दृष्टिकोण से इट वाज ओनली सिपॉयज म्यूटिनी। ओके। सिपाहियों का क्या कह सकते हैं, म्यूटिनी कह सकते हैं, बंड, जिसको मराठी में बंड कहते हैं। बंड कहते हैं, हाँ। सावरकर जी ने कहा कि ऐसी सिचुएशन नहीं थी। 1857 का जो पूरा संग्राम था, ओके वो पूरा भारत एकजुट होकर लड़ा था। ओके। तो केवल सिपाही नहीं, सामान्य नागरिक भी उसमें सम्मिलित था। और हम सब जब अभी जानते हैं कि झांसी की रानी, पेशवे, सभी लड़े थे, करेक्ट, सभी एकजुट होकर लड़े थे। तो ये पूरे भारतवर्ष का इतिहास है ना, ब्रिटिशों के विरुद्ध पहला इतना बड़ा स्वातंत्र्य समर है। करेक्ट। वो इतिहास छुपा के रखा, भारतीयों के सामने अगर वो लाया गया तो फिर से एक चेतना जागृत होगी भारतीयों के मन में। और अगर ये पुस्तक बाहर आ गया, भारतीयों के हाथ में लगा, तो दूसरी क्रांति हो सकती है। तो इसके डर से ब्रिटिशों ने उस पुस्तक पे बैन लगा दिया। वो पुस्तक अभी भी अवेलेबल है? अभी भी है। ओके, पब्लिश है? इट इज पब्लिश्ड। ओके ओके ओके। और उस पुस्तक की भाषांतर, उस पुस्तक का भाषांतर हुतात्मा भगत सिंह ने किया है। ओ। उस पुस्तक का भाषांतर तमिल भाषा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया है। ओके। तो आप देख सकते हैं वो पुस्तक लिखी बिटवीन 1906 करेक्ट 1907। फिर भी वो पुस्तक बाद में अराउंड 1940s जब सुभाष चंद्र बोस आए ने उन्होंने प्रस्थापित किया तभी, और जब वो अंडमान पहुंचे, ये सारा युद्ध जीत कर अंडमान जब उन्होंने उस पे ऊपर कब्जा किया, आजाद हिंद सरकार बनाया, तभी तमिल भाषा में उसका ट्रांसलेशन किया। तो आप देख सकते हैं बीच में 30-40 साल गए ऑलमोस्ट। करेक्ट। तो उसका प्रभाव कितना था लोगों के ऊपर, वो प्रेरणादायी पुस्तक था। वीर सावरकर जी के ऊपर जब केस लगी थी, 2 केस था केस पर, हाँ हाँ, जन्मठेप उन्हें हुई थी 25-25 साल की। हाँ। जितना हमने देखा है अंडमान में वो जेल है, राइट? करेक्ट। जेल नंबर 52। हाँ हाँ। आप वहां पर गए हो कभी? मैं 3 बार गया हूँ। ओह ओके। अभी तो वो जेल नहीं, अभी वो राष्ट्रीय स्मारक हो गया। ओके। उस समय भी वो ऐसे फ्लावर जैसे दिखता था, क्योंकि 7 बड़ी बड़ी रोज। हाँ। तो जब भी जापान ने अटैक किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आईएनए के साथ मिलके, तभी बहुत उसका नुकसान हो गया। और अभी शायद 3 ही वो रोज है पूरे ऐसे। और आप गए अंडमान? नहीं, मैं गया नहीं, इसलिए मुझे पता है। आप अगर उनका सेल देखेंगे, सावरकर जी को जहां रखा था एक्चुअली, उस सेल के सामने ही फांसी का घर है। ओह। तो एक क्रांतिकारी को अगर तोड़ना हो, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आप
उसकी पीड़ा, उसको क्या दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसको बेड़ियों में जकड़ के रख सकते हैं, उसको कोल्हू से जुटा सकते हैं, उसको नारियल के छिलके निकालने का काम दे सकते हैं। ये सारे कष्टदायी काम क्रांतिकारियों को दे दो, मानसिक रूप से उनको तोड़ो। कैसे तोड़ो? तो जो भी अभी सावरकर जी जैसा क्रांतिकारी अगर सेल्युलर जेल में है, उनके सामने फांसी का घर, उसका अर्थ क्या होता है? वो देख सकते हैं ना। अगर कोई बंदीवान उनके सामने घसीट के उसको लेके जा रहे हैं और फांसी दे रहे हैं, वो मानसिक जो उसका आघात होता है मन के ऊपर, वो सबसे वेदनादायी होता है, क्योंकि वो बता नहीं सकते क्या दर्द होता होगा। ऐसी अवस्था में सावरकर जी को रखा गया था। पहले 6 महीने तो उनको एकांतवास कहते हो, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ओके। कोई भी उनसे कोई भी बात नहीं करेगा, अकेले रहेंगे, तो मानसिक मनोबल उनका कम हो जाए। ट्रू। ऐसी पूरी व्यवस्था ब्रिटिशों ने की थी। और वहाँ का जेलर आपको पता है, डेविड बैरी, ही वॉज क्रूएल। ओके। वो बिल्कुल ही क्रूएल था, मतलब कोई दया भाव नहीं है उसके मन में। और सावरकर जी और बैरी के बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस थे, क्योंकि सावरकर जी ऐसे झुकने वाले नहीं थे। बैरी को उन्होंने बहुत अच्छे खासे रिप्लाई दे दिए। तो जब एक जो प्रसंग है उनका, तो सावरकर जी से कहते हैं कि आप ये सब छोड़ दो, आप क्रांतिकारी वगैरह ये सब छोड़ दो, ये इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। मैं भी हमारे ज़माने में, ही वॉज आयरिश, ओके, और आयरलैंड वॉज फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटेन, ओके, बिकॉज ब्रिटिशों ने आयरलैंड के ऊपर भी कब्जा किया था। ओह, सावरकर जी ने उसको याद दिलाया कि आप भी क्रांतिकारी थे ना, तो आपके अंदर की आग बुझ गई क्या? तो ऐसे सवाल जवाब उनके होते रहते। करेक्ट। सावरकर जी ने कभी सुना नहीं उसका। तो बैरी पहले बहुत सख्त था, करेक्ट। फिर बाद में वो धीरे धीरे जान चुका कि सावरकर जी वॉज एक्टिंग लॉजिकली, ही वॉज थिंकिंग लॉजिकली। और फिर बाद में उन्होंने कहा भी सावरकर जी से कि मैंने आपका बहुत छल किया। कितने साल सावरकर जी 10 साल जेल में थे अंडमान सावरकर में? जी 1911 से 1921 तक जेल में रहे। ओके, उनके और भाई भी वहां पर थे? हाँ, उनके भाई उनसे पहले वहां पे थे, और उन दोनों को पता नहीं था कि दोनों भाई अंडमान में। तीसरा भाई कहाँ है वो भी पता नहीं था। और ब्रिटिशों ने इतना अत्याचार किया था सावरकर जी के पूरे परिवार पे भी, एक दूसरे को पता ही नहीं था कि कौन कहाँ है। बाबूराव सावरकर जब भी अंडमान में थे, तभी उनको ऐसे लग रहा था कि तात्या बाहर है, वो क्रांतिकारी कर रहा है। लेकिन जब उन्होंने देखा तात्या को, तो ही वॉज शॉक्ड कि ये कैसे यहाँ पे पहुंचा। अभी कोई पार्टी स्टार्ट करनी है जी, करेक्ट, तो बहुत सारी फंडिंग लगती है। कोई ग्रुप भी हो या कोई स्टार्टअप भी करना रहेगा तो बहुत सारी फंडिंग लगती है जी। उस जमाने में अभिनव भारत की एक शुरुआत हुई थी। हाँ। मतलब सावरकर फैमिली पहले से ही बहुत सारी रिच थी या लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था उसे? सावरकर फैमिली वॉज रिच। ओके, क्योंकि हम लोग भगूर कैसे पहुंचे? बिकॉज मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज मैंने फिल्म में जितना देखा है और मैंने जितना पढ़ा है जी, ब्रिटिश लोगों ने पूरी आपकी प्रॉपर्टी सीज की थी। एब्सोल्युटली करेक्ट, या दैट इज करेक्ट। या तो भगूर ये जो गांव है वो नासिक के नजदीक है। ओके। और सावरकर जी के भी पूर्वज, ही वॉज इन द देन मराठा आर्मी। ओके। हाँ, तो उन्होंने मकरानी करके एक अटैकर्स थे, इन्वेडर्स कह सकते, उनकी फौज को उनके लीडरशिप में मराठाओं ने मात दे दी। तो इनाम के तौर पे भगूर गांव में हमें वो भगूर गांव इनाम मिला था। सो आवर एंसेस्टर वर रिच, करेक्ट, वेल टू डू फैमिली। और वो उनके पिताजी सावरकर जी के, और सावरकर जी के क्या कहते हैं, पितामह, ये सब ज्ञानी लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। सावरकर जी का ससुराल भी अच्छा खासा था। लेकिन ब्रिटिशों ने सारी प्रॉपर्टी, आपने जैसे कहा, वो जब्त कर ली। करेक्ट। उसके बाद कुछ भी नहीं दिया। करेक्ट, करेक्ट। तो ये अभिनव भारत संस्था के लिए फंडिंग जो थी
वो मादाम कामा करती थी, श्यामजी Okay. कृष्ण वर्मा करते थे, सरदार सिंह राणा करते थे। ओके ये सारे लोग ब्रिटेन, फ्रांस यहाँ पे स्थित थे। करेक्ट दे वेर ऑल्सो रिच, और उनका भी जो उद्देश्य था वो भारत की स्वतंत्रता था। इसीलिए उन्होंने अभिनव भारत की निर्माण किया, उनको फंडिंग किया। उत्तर भारत में मतलब मैंने जितना देखा है कि मिड भारत में बोल सकते हैं या साउथ में वीर सावरकर जी का बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन था। करेक्ट। तो आप बता सकते हैं कि एक दिल्ली के ऊपर बोल सकते हैं, लाहौर हो या उस एरिया में कोई क्रांति थी? क्रांति 1910 से पहले नहीं थी। सावरकर जी जब 1937 के पश्चात, ओके जब भी उन्होंने हिंदू महासभा की बागडोर संभाली, उसके पश्चात उन्होंने सारे भारत का भ्रमण किया प्रचार करने के हेतु। करेक्ट। फिर वो जम्मू कश्मीर में गए थे, वहां पे हिंदू महासभा थी। ओके पंजाब में गए थे। ओके पंजाब में उनका सत्कार हुआ था गुरुद्वारा में। ओके तो वो पहले ऐसे उस जमाने में भी गोल्डन टेम्पल था शायद। हाँ, वहीं पे भी सत्कार हुआ था उनका। और मास्टर तारा सिंह करके थे। ओके ही वॉज स्टॉन्च हिंदू नेशनलिस्ट। करेक्ट। तो उन्होंने आदर सत्कार किया था। वीर सावरकर जी के ऊपर बहुत सारे फेक न्यूज आते रहे थे। वीर सावरकर जी भगत सिंह जी को कभी मिले ही नहीं थे, बट कुछ लोगों ने ऐसे लिखा है जी। ठीक है, इसीलिए मैंने पूछा ये सवाल। जो इंसिडेंट है ना, एक लेखक थे मराठी में, य.दी. फडके। ओके उन्होंने सावरकर जी के ऊपर पुस्तक लिखी थी। पुस्तक में क्रिटिसिज्म भी है, ट्रू, दैट इज ओके, वी आर फाइन विथ इट। पर उन्होंने भी ये मेंशन किया है कि भगत सिंह सावरकर जी से मिले थे। सावरकर जी के एक सहकारी थे, उनका नाम है बड़ी चौहान करके। ओके उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है, करेक्ट, कि किसी उत्सव में भगत सिंह सम्मिलित हुए भेष बदलकर, और वो सावरकर जी से मिले थे। तो ये वार्तालाप या स्वयं जाके मिलना ये था। करेक्ट। लेकिन वो गुप्त पद्धति से था। अभी के जमाने में बातें कुछ भी हो, मिले हो या ना भी मिले हो, पर उनका जो देश के लिए कंट्रीब्यूशन है उसके लिए हमेशा एक सल्यूट रहेगा उनके लिए। जी। मैं फिर से अंडमान के जेल के टॉपिक पर आता हूँ जी। वहाँ से करीबन 9-10 साल वीर सावरकर जी ने माफीनामा भेजा था ब्रिटिश लोगों को। इवन महात्मा गांधी जी है, उन्होंने भी ब्रिटिश लोगों को कोई लेटर भेजा था कि उन्हें उनकी सजा कम करो या रत्नागिरी जेल भेजो उन्हें, ऐसा कोई कुछ तो था। जो लोग कहते हैं ना माफीनामा, वो एक्चुअली इट इज नॉट अ करेक्ट वर्ड टू यूज। इट इज कॉल्ड एज अ पेटिशन। तो सावरकर जी स्वयं बैरिस्टर थे, पर उनको डिग्री नहीं दी थी, लेकिन उनका लॉ का जो स्टडी था वो पूरा था। तो इंडियन पिनल कोड हो या फिर प्रिजनर्स एक्ट हो 1895 का, उन्होंने पढ़ा था। उसके माध्यम से जो भी एक प्रिजनर के जो भी राइट्स थे, ओके, वो डिमांड करना वो कुछ गलत बात नहीं। ओके, सावरकर जी ने पहला जो पिटिशन भेजा था, वो आपने जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बारे में क्वेश्चन किया था, उसके लिए किया था कि 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट हैं, तो अकॉर्डिंग टू लॉ आई एम एलिजिबल टू सजा जो भुगत रहा हूं मैं, वो एक साथ भुगतना चाहता हूं। तो ब्रिटिशों ने उसको नकार दिया। पहले 25 साल की पूरी करो, फिर और 25 साल। वो पहला पिटिशन था उनका। फिर जब अंडमान में गए, तभी वो राजबंदीवान थे। ही वॉज अ पॉलिटिकल प्रिजनर। करेक्ट। तो उनको जो भी सुविधाएं मिलनी थी वो उनको डिनाई कर दी। सावरकर जी ने उसके विषय में पिटिशन लिखा था। करेक्ट। कि जो मुझे सुविधाएं चाहिए, जो मेरा राइट है, वो मुझे नकार दिया गया, मुझे शिक्षाएं दी गई। फिर सावरकर जी पिटिशन एक साल बाद लिखते गए, और कुछ डिमांड्स थी। ठीक है, जैसे 1914 का जो पिटिशन है, करेक्ट, तभी वर्ल्ड वॉर 1 आरंभ होने वाला था। ओके, सिचुएशन ऐसी थी कि अगर ब्रिटिश
साम्राज्य के ऊपर अटैक हो जाता है, ब्रिटिश अगर हार जाएंगे तो दूसरा कोई भी शत्रु आएगा, वो कैसे होगा पता नहीं। इसीलिए सावरकर जी ने लिखा कि जो भी राजनीतिक बंदीवान है, जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, उनको रिहा करो। हम और आप मिलके एक गवर्नमेंट कोएलिशन में फॉर्म करेंगे, मैं आपकी मदद करूंगा। करेक्ट। क्योंकि समय ऐसा है कि हमें दूसरा कोई शत्रु हम नहीं झेल सकते, नहीं झेल सकते। ये उनकी मानसिकता थी। केवल पिटीशन नहीं लिखे सावरकर जी ने, दूसरे भी उनके साथ भी जो बंदीवान थे उनको भी उन्होंने प्रेरणा दी कि आप पिटीशन लिखो, यहां से बाहर निकल जाओ। सावरकर जी ने खुद एक प्रयास किया था प्रिजन ब्रेक का, दैट वाज ड्यूरिंग द सेम टाइम 1914। उसका एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास। उसमें सावरकर मतलब जो गृह मंत्रालय है उनका ही वो डॉक्यूमेंट है। ओके। तो ये प्लान कैसा था कि सिलोन मतलब आज का जो श्रीलंका है, वहां से कुछ बंदीवान अंडमान में आए थे। ओके। उनकी सहायता लेकर अंडमान का प्रिजन ब्रेक करके सारे राजनीतिक अराजनीतिक बंदीवान यहाँ से भाग जाएंगे, श्रीलंका जाएंगे। और अगर आप श्रीलंका सिलोन पहुंच गए तो दैट वाज नॉट अंडर ब्रिटिश रूल। करेक्ट। ब्रिटिश उनको पकड़ नहीं सकती थी। करेक्ट। तो एक माध्यम था पिटीशन का, वो पिटीशन लिख रहे थे, ब्रिटिशों को दिखा रहे थे कि हाँ मैं पिटीशन लिख रहा हूँ। दूसरा माध्यम था प्रिजन ब्रेक, यहाँ से बाहर निकलो। करेक्ट। सावरकर जी का मकसद ये नहीं था कि 25 साल की सजा काटो, फिर 25 साल की सजा काटो, यहीं पे रहो, यहीं पे मर जाओ। उनका हरदम कहना यही था कि यहाँ से बाहर निकलो, देश की सेवा करो। करेक्ट। करेक्ट। बंगाल के एक बहुत बड़े क्रांतिकारक थे, उनका नाम है सचिंद्रनाथ सन्याल। ओके। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है बंदी जीवन। उसमें वो लिखते हैं कि सावरकर जी ने पिटीशन हमसे लिखवाई, उसके पश्चात ब्रिटिशों ने हमारी मुक्तता की, किंतु सावरकर जी की मुक्तता नहीं की। करेक्ट। तो कुल 114 जो क्रांतिकारी जिनकी मुक्तता हुई, उसके पश्चात भी सावरकर जी की मुक्तता नहीं हुई। ब्रिटिशों का कुछ भी भरोसा नहीं था सावरकर जी के ऊपर। आजकल के ज़माने में जैसे आपने कहा कि माफीनामा, ये बहुत गलत शब्द है। मैं भी बोलूँगा कि ये गलत शब्द है, क्योंकि मैं एक बोल सकता हूँ उनका एक स्मार्ट डिसीजन रहेगा उस टाइम का वो। जी करेक्ट जी। तो काफ़ी अच्छा एक डिसीजन था, बिकॉज उनका एक ही टारगेट था, हर एक क्रांतिकारी का एक ही टारगेट था कि भारत को स्वतंत्र करना है। करेक्ट। तो इसके लिए ये जो उनकी वो चाल थी वो काफ़ी अच्छी थी। बट उसी चाल को लेके राहुल गांधी हो या बहुत सारे पॉलिटिशियन हो भारत में, आई मीन निगेटिव फीडबैक देते रहते हैं। आप मतलब इन सब चीज़ों के लिए कैसे आप हैंडल? देखिए, दो प्रकार के लोग रहते हैं, जिन्हें कुछ पता ही नहीं रहता, जो कुछ सुनते हैं और कहते हैं कि सावरकर जी ने माफी मांगी थी। उनका मन परिवर्तन करना मुश्किल काम नहीं है, जितना हम सच बताएंगे। सावरकर जी ने जो भी पिटीशन लिखे थे, जो भी याचिकाएं लिखी थी, उनके पीछे उनका हेतु क्या था, उद्देश्य क्या था, क्रांतिकारियों का हेतु क्या था। जब भी ये सच्चाई उनके सामने आएगी, उनका मन परिवर्तन हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको ये बात समझना ही नहीं है, तो ऐसे लोग टीका टिप्पणी करते रहेंगे, आरोप करते रहेंगे, और इसका कोई भी इसकी मर्यादा नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये ऐसे ही लोग सावरकर जी को दूषण देते रहेंगे, उनको माफीवीर कहते रहेंगे। और ये बहुत दुखद बात है। ये बात मुझे या फिर जो भी सावरकर समर्थक है उनको पसंद नहीं आती। आपकी फैमिली ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? हम एक एग्जांपल, आप सुबह उठ के न्यूज़ देख रहे हो और वीर सावरकर जी के बारे में कोई पॉलिटिकल ड्रामा क्रिएट हो रहा है। हाँ। आप कैसे देखते हो इन सब चीज़ों को? दुख होता है। और आई गेट एंग्री समटाइम्स दैट दे आर डिफेमिंग सावरकर जी फॉर नो रीजन एंड फॉर प्योरली देयर पॉलिटिकल माइलेज। कुछ समझ के लेना नहीं है, बस सावरकर जी ने जो पिटीशन लिखे है उसमें से कुछ पार्ट आप रीड करो, लोगों के सामने लाओ और फिर कहो कि सावरकर जी ने माफी मांगी थी। आप अन्य भी नेताओं के लेटर्स अगर उस समय के देखेंगे तो यही वर्डिंग आ जाएगा, एग्जैक्ट वर्डिंग। ओके।
अभी ये तर्क का विषय है। आप अगर न्यायालय में जा रहे हो तो न्यायाधीश के सामने आप उसको कहेंगे सम्माननीय न्यायाधीश, योर ऑनर। करेक्ट। ठीक है, वो रीत है ना, दैट इज एन एटिकेट। करेक्ट। तो वो सावरकर जी वही एटिकेट फॉलो कर रहे थे, महात्मा गांधी भी वही एटिकेट फॉलो करते थे, करेक्ट। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर भी वही एटिकेट फॉलो करते थे। Correct. ही वॉज बैरिस्टर, सो दीज पीपल न्यू व्हाट दे आर डूइंग। उसके ऊपर टीका टिप्पणी करके उसके ऊपर उछल कूद करना, सावरकर जी को माफीवीर कहना, उनका हिंदुत्व डैमेज करना, तो यही बात है ना। राहुल गांधी उन्होंने ब्रिटेन में भाषण दिया और उन्होंने डोकलाम का संदर्भ देके कहा कि ये मानसिकता कैसी है इन लोगों की कि अगर मेरी ताकत ज्यादा है तो मैं उस व्यक्ति को पीटूंगा। उन्होंने उदाहरण के तौर पे लिख दिया कि सावरकर जी ने एक पुस्तक लिखा है, उसमें वो स्वयं लिखते हैं कि वो और उनके 5-6 साथी मिलके एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई करते हैं और वो देख के सावरकर जी को बहुत आनंद होता है। ओके। ये घटना ही झूठ है। सावरकर जी के विषय में ये घटना हुई नहीं है। कौन सी भी उनकी पुस्तक जो उन्होंने लिखी उस घटना का उल्लेख नहीं है और दिस इज टेलिंग लाइज। तो सावरकर जी की छवि जो है उसको टार्निश करना या फिर उसको कहीं तो धक्का देना, क्योंकि आपको कुछ वोट्स चाहिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्यों आपने मुस्लिम व्यक्ति को पोर्ट्रे किया? जानबूझ के किया। तो ये गलत, ये झूठ फैलाना इसे कहते हैं। इसीलिए I approached honorable court stating that this is a lie. Okay. This never happened. वो केस एग्जैक्टली क्या थी? That is a criminal defamation case. Okay. Filed under section 499/500. Okay. CRPC. Okay. तो हमने सारे एविडेंसेस दे दिए हैं। राहुल गांधी जी ने जो भी भाषण किया उसका पूरा ट्रांसक्रिप्ट दे दिया है। जिस चैनल के ऊपर यह भाषण अपलोड हुआ है उस चैनल की लिंक दे दी है। उसका पूरा वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग दे दिया है और प्राइमा फेसी कोर्ट को ये लगा है कि इस विषय में तथ्य है। ओके। एक थोड़ा डीप में जाके कुछ पूछता हूँ। हाँ, ये केस के बारे में हमारे जैसे प्रेक्षक रहते हैं, जब हम न्यूज पर देखते हैं कि ऐसे कुछ इशू क्रिएट हो चुके हैं जी। आप तो वंशज हो वीर सावर जी के, तो यहाँ पर आप अगर कोई पार्टी के लीडर के ऊपर केस फॉर्म कर रहे हो तो दूसरे पार्टी के कोई लीडर आपको कॉल करते हैं या कोई सपोर्ट वगैरह करते हैं इन सब चीजों में? वो समय ऐसा था। हाँ। तब सावरकर जी के नाम से गौरव यात्राएं निकाली गई थी। करेक्ट करेक्ट, आई सॉ दैट। हाँ, तो उतना सपोर्ट मिलता है। लेकिन मैं स्वयं से किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी के कोई भी नगर सेवक हो, कोई भी एमएलए हो, कोई भी एमपी हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, मैं स्वयं से उसके साथ इस केस के विषय में बात करने नहीं जाता हूँ। बिकॉज मैंने भी जितना देखा आप ज्यादा पॉलिटिकल इवेंट्स में दिखते नहीं हो। आपके ऊपर मैंने जितना आपकी बात में सच्चाई है। मैं नहीं चाहता हूँ ऐसे स्टेज पे, क्योंकि होता क्या है, ये पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी है ना। ट्रू ट्रू ट्रू। मैंने केस अगर फाइल किया है तो पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होनी चाहिए। मैं क्यों सपोर्ट लूं किसी पार्टी का? मतलब आपका जो रीजन है फॉर दिस केस, ये एक इमोशन बोल सकते हैं, एक फैमिली इमोशन बोल सकते हैं। हाँ, दैट इज द रीजन, करेक्ट। बट अगर आप एक कोई स्टेज पर जा रहे हो पॉलिटिकल, तो वहां पर उसे एक राजनीतिक बोल सकते हैं हम, एक टैग लग सकता है बिल्कुल। और उस माध्यम से भी कई सारे प्रचार होते हैं, अपप्रचार भी होते हैं। तो आप अगर सावरकर जी का नाम ले रहे हो, उनके नाम से कोई अच्छी पॉलिसी आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो मैं वहां पे जाऊंगा। करेक्ट करेक्ट। लेकिन आप केवल सावरकर जी के नाम का यूज कर रहे हो और बाद में कुछ नहीं कर रहे, तो मुझे दुख होगा। अभी आप इफ यू सी द बिगर पिक्चर कि सावरकर जी का जो मिलिटराइजेशन है वो आज इंप्लीमेंट हो रहा है। वी आर गेटिंग सेल्फ सफिशिएंट, वी आर प्रोड्यूसिंग द आर्टिलरी। तो एक समय में जब भी हम डिपेंडेंट थे
वो आज हम स्वयं मेक इन इंडिया करके हम बना रहे हैं। तो दिस इज इम्प्लीमेंटेशन, दिस इज Correct. एक्चुअल गोइंग बाय द थिंकिंग ऑफ सावरकर जी। तो करेक्ट। दैट इज फाइन। पर आप उनका नाम ले कुछ और ही कर रहे हो तो स्ट्रेट अवे इट्स नो नो। नो, मैं मुद्दे पर आता हूँ। जी मैंने लास्ट वीक की फिल्म देखी है, जी। वीर सावरकर। जी काफी अच्छी फिल्म है। जी एज एक टेक्नीशियन व्यू से भी मैं बोल सकता हूँ, जी बिकॉज जो सिनेमाटोग्राफी फिल्म में डायरेक्शन हुआ है, तो काफी आई मीन इंटरेस्टिंग कंटेंट है। रियल शूटिंग में बोल सकता हूँ, Exactly. रियल कंटेंट बोल सकता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई रणदीप हुडा? ओह, ही इज अ फिनोमिनल एक्टर। मतलब अमेजिंग एक्टर, बट इस कैरेक्टर के लिए उन्हें क्यों चूज किया था? Actually, this was selected by डायरेक्टर और प्रोड्यूसर? director, ऑब्वियसली, करेक्ट हाँ. करेक्ट। But they must have thought that this guy will fit in because उन्होंने पहले सरबजीत सिंह किया है, ओके उन्होंने पहले हाईवे जैसी ओके। फिल्म की है रणदीप हुडा जी ने। हम्म तो और आपने देखा होगा कि जैसे उनका परिवर्तन हो जाता है, यंग बॉय, देन अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, देन अ लीडर ऑफ अभिनव भारत, True. ये सारे जो परिवर्तन है वो रणदीप जी ने बहुत अच्छे से बारकाई से किए हैं। अंडमान में जो सावरकर जी दिखाए हैं, उनके दांत, उनके बाल, करेक्ट। उनका पूरा शरीर, और अभी तो न्यूज आउट है कि उन्होंने 30 किलो वजन घटाया। मैं इसी मुद्दे पर आता हूँ, जी। बिकॉज आई गेन माई वेट राइट नाउ 10 हाँ, हाँ। kg। ओह ओके। हाँ, तो मतलब मैं लूज भी कर सकता हूँ, मैं वेट गेन भी कर सकता हूँ, बट जो वेट लूज करने की प्रोसेस है ना, वहां पर आपका जो माइंड रहता है ना, वो हाँ, काफी डिस्टर्ब रहता है। एग्जैक्टली आपका कंट्रोल नहीं रहता है Exactly. माइंड पर, और उस टाइम में एक्टिंग करना टू डिफिकल्ट। एग्जैक्टली। और मैं फिल्म में वही देख रहा था, बिकॉज उनकी जो कंडीशन थी, हाँ। आई डोंट नो, आई मीन उन्होंने कैसे वेट लूज किया है इंटरनल, हाँ, बट उनकी जो कंडीशन है, उस कंडीशन पे मैंने बहुत सारे एथलीट भी देखे, ओके। दे आर नॉट स्टेबल मेंटली, हाँ, बहुत चिड़चिड़ करते हैं वो, बट उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इस फिल्म में दिया है। रियली अमेजिंग। वो होता ही है अगर Correct. आप दिन में 4 बार खाना खा रहे हो एग्जैक्टली और सडनली यू स्टार्ट फास्टिंग, एग्जैक्टली, कीटो डाइट बोल सकते हैं, या स्टार्ट ईटिंग वंस अ डे, करेक्ट इट इज नेचुरल। करेक्ट 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 आप चिड़चिड़ा महसूस करेंगे, करेक्ट। पर उसमें भी आपका दिमाग फोकस्ड रहना है। तो रणदीप हुडा, उन्होंने सावरकर जी का लिटरेचर पढ़ा है, ओके एंड दैट मस्ट हैव गिवन हिम द बूस्ट Okay. व्हिच वाज नीडेड। एक प्रेरणा मिलती है। सावरकर जी का माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ जो है, ओके। वो बहुत ही प्रेरणादायी है, वो पूरा अंडमान के ऊपर ही है। तो आई मीन ही हैज एक्टेड एब्सोल्युटली वंडरफुली। करेक्ट। तो फिल्म बहुत ही अच्छी बनी है और मैंने 2 बार देखी और दोनों बार भी मैं आई कुड नॉट कंट्रोल माई इमोशंस। Correct. जब भी वो प्रतिज्ञा लेने का, सावरकर जी का जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी देवी के सामने, करेक्ट करेक्ट। वो एक सीन है। बहुत सारे सीन्स इंटेलिजेंटली उन्होंने शूट किए हैं। जैसे वो हिंदू महासभा ज्वाइन करते हैं, फिर जब भी गांधी हत्या होती है, ये सारे सीन्स जो है दे आर ड्रामेटिक। उनमें जो बदलाव है, और सावरकर जी की जो एक मराठी में ऐसे तळमळ कहते हैं, तो स्ट्रगल बोल सकते हैं। स्ट्रगल है। हाँ, हाँ। उनकी इच्छा है कि भारत स्वतंत्र होना चाहिए, अखंड रहना चाहिए, वो उन्होंने काफी अच्छे से लाई है। बिफोर फिल्म शूटिंग आपकी कोई मीटिंग या डिस्कशन हुआ था प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ? नहीं, मेरे चचेरे भाई से उनकी मुलाकात हुई थी। ओके रंजीत सावरकर, ओके। जैसे मैंने आपको पहले बताया था। हाँ हाँ हाँ। और इनपुट्स बहुत दिए उन्होंने। ओके ओके। और मतलब उसके एक, ऊपर काम भी हुआ। मतलब आपके फैमिली का सपोर्ट था? एब्सोल्युटली। और जब फिल्म स्टार्ट होती है तभी वहां पर लिखा था स्पेशल हाँ, थैंक्स हाँ। टू राज साहब ठाकरे। हाँ हाँ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? दैट आई डोंट नो रियली। ओके ओके। मतलब मुझे पता नहीं है। Okay. कि शायद कुछ हेल्प हुआ रहेगा। पॉलिटिकली उन्होंने भी हुआ रहेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मतलब मैं फिल्म इंडस्ट्री में, मराठी फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ। राज ठाकरे जी ऐसे है कि जो मराठी आर्टिस्ट है या रियल कंटेंट हम बोल सकते हैं, उन्हें वो बहुत ही हमेशा Okay, सपोर्ट okay. करते हैं शायद। हाँ हाँ हाँ, उन सब चीज- मैंने देखा है वो। हाँ हाँ, उन सब चीजों के लिए, और वो भी एक आर्टिस्ट है, एग्जैक्टली। इसलिए Exactly. उन्होंने वो सपोर्ट समझ किया सकते रहेगा हैं। फिल्म। हाँ। क्या रिस्पॉन्स है इंडिया में फिल्म का? इट इज अ हिट।
करेक्ट, ट्रू। क्योंकि फिल्म रिलीज हुई थी 22 मार्च को, आज 17 अप्रैल है। कोई भी फिल्म आज के काल में 4 हफ्ते अगर थिएटर में है मैं वही बोलने वाला था एक्चुअली। तो इट इज अ हिट। आज का जमाना जो है वो ओटीटी का है। करेक्ट। फिल्म 1 हफ्ता 2 हफ्ते रहती है सिनेमाघरों में, फिर ओटीटी पे चली जाती है। करेक्ट। और बहुत सारी फिल्म है इतना टिक नहीं पाती, तो दैट इज द क्रेडिट ऑफ द कंटेंट, द कैरेक्टर, द वे इट इज प्रेजेंटेड। रियली रियली अमेजिंग फिल्म। समाज में एक अच्छा मैसेज जा रहा है फिल्म देखकर जी। मैं मेरे प्रेक्षकों को बताऊंगा कि ज़रूर थिएटर में जाओ, आपके नज़दीकी सिनेमा गृह में जाओ, थिएटर में जाओ और फिल्म देखो, ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मुद्दे पर आते हैं जी। जैसे कि सावरकर जी जब रत्नागिरी जेल में आए थे, उस टाइम की एक जर्नी बोल सकते, क्या मूवमेंट थी उस टाइम पर? Actually, he was shifted to Ratnagiri in 1921 ओके। after Andaman. Ratnagiri, it's a special cell. ओके। ठीक है। अंडमान जैसा ही है। अंडमान से ज़्यादा शिक्षाएं सावरकर जी को रत्नागिरी के जेल में दी गई है। ओके। ज़्यादा यातनाएं। तो सावरकर जी was kept in a room which was really shorter than what was in अंडमान। ओह। हाँ, वहीं पे आपको आपके नैसर्गिक विधि करने हैं, वहीं पे आपको सोना है, वहीं पे आपको खाना खाना है। और ब्रिटिशों के मन में सावरकर जी के प्रति घृणा तो थी ही, लेकिन डर भी था कि ये व्यक्ति अभी भारत में आ गया है और रत्नागिरी इट इज नियर टू सी शोर। करेक्ट। दैट जेल इज ऑल्सो नियर टू सी शोर। तो कहीं भाग न जाए, ये डर हमेशा बना रहता था। तो उन्होंने क्या किया, सावरकर जी हमेशा हथकड़ियों में जकड़े हुए रहते थे। सोने के समय उनको ऐसे लेटा देते थे और उनके हाथ पे जो मेटल बॉल्स थे वो रखे जाते थे, क्योंकि ये भाग न जाए। अभी आप विचार कर सकते हैं कि ऐसी ही परिस्थिति में आपको सोना है। करेक्ट। 8 घंटे। तो मेंटल टॉर्चर है, फिजिकल टॉर्चर है, अंडमान से भी ज्यादा सावरकर जी को रत्नागिरी सेल में सहना पड़ा। सावरकर जी को तभी सुसाइड का विचार उनके मन में आया था। ओके। इट वॉज दैट टॉर्चरस। तो आप समझ सकते हैं। फिर भी सावरकर जी ने हिंदुत्व नाम का जो उनका पुस्तक है वो उस सेल में बैठ के लिखा है। करेक्ट। और वो भी छुप छुप के लिखा है। ओके। उसको बाहर भेज दिया, वो प्रिंटिंग करवाया और सीडो नाम से वो पुस्तक प्रकाशित हुई, अमराठा करके। ओके। इंग्लिश में इसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व। फिर उसका ट्रांसलेशन मेरे दादाजी ने किया मराठी में, जो जिसका नाम हिंदुत्व है। गांधी जी की भी मुलाकात हुई थी शायद रत्नागिरी में। जी। सावरकर जी का जो स्थानबद्ध कहते हैं रत्नागिरी में, ही वॉज देयर फ्रॉम 1924 टिल 1937। ओके। और तभी उन्होंने सामाजिक क्रांति का व्रत ले लिया था। तो ये मानवता के दृष्टिकोण से देश सेवा करना है। करेक्ट। राजनीति में सावरकर जी भाग नहीं ले सकते थे और रत्नागिरी नगरी छोड़ के नहीं जा सकते थे। ये दोनों कंडीशंस थे उनके ऊपर। तो सावरकर जी का उद्देश्य यही था कि किसी भी प्रकार से मैं अपने देश की सेवा करूंगा। और सावरकर जी ने ये जान लिया कि आज देश में बहुत सारा जाति भेद है और द्वेष है एक दूसरे के प्रति। करेक्ट। तो उन्होंने ये अपना अहम कार्य समझा कि जो भी जातियों में द्वेष है, छूताछूत है, तो उस विषय में सावरकर जी ने कार्य करना आरंभ किया। सावरकर जी शब्द प्रयोग भी बहुत अच्छे करते थे। Correct. उन्हें दलित जिसे हम आज कहते हैं, उन्हें वो पूर्वास्पृश्य कहते हैं। ओके। यानी पहले जो अस्पृश्य थे वो आज से, इस क्षण से वो अस्पृश्य नहीं है। करेक्ट। तो कई सारे मंदिर सावरकर जी ने उनके लिए दर्शन के लिए मुक्त किए। विट्ठल मंदिर है,
प्रसिद्ध है रत्नागिरी में, हम्म, वो मुक्त किया। पतित पावन मंदिर का निर्माण भागोजी शेठ कीर करके है, ओके। उन्होंने किया था। और उनकी मंशा ऐसी थी कि मैं स्वयं के लिए एक मंदिर बनाऊं। सावरकर जी ने उनको नया दृष्टिकोण दे दिया कि उन्होंने कहा कि आप तो सदन है, आप मंदिर निर्माण कर सकते हैं, पर बहुत एक बड़ा वर्ग है जो भगवान के दर्शन की आस रखता है किंतु वो मंदिर में नहीं जा सकता। करेक्ट। तो हिंदुओं के सारे जातियों के लिए मुक्त प्रवेश उस पतित पावन मंदिर में था। करेक्ट। फिर महात्मा गांधी उनसे मिलने आए थे, इसी विषय में उनके बारे उन दोनों व्यक्तियों के में विमर्श हो गया। करेक्ट। और गांधी जी का कहना था कि हम सावरकर जी आप हरिजनों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सावरकर जी कहते थे कि आप उन्हें हरिजन मत कहिए, हरि के जन तो हम सभी हैं, मैं उन्हें पूर्वास्पृश्य कहता हूँ। करेक्ट। करेक्ट। सावरकर जी का विचार ऐसा था, ना उन्हें जाति भेद चाहिए था, ना वर्ण व्यवस्था चाहिए थी, किंतु गांधी जी का विचार था कि वर्ण व्यवस्था हमारे हिंदू परंपरा का एक धरोहर है। तो सावरकर जी इसके विरुद्ध थे। और फिर जैसे जो मुस्लिम लीग की राजनीति है, मुस्लिम लीडर्स की राजनीति है, जो उनको विशेष अधिकार चाहिए थे। करेक्ट। और कांग्रेस उनके सामने जो हम कहते हैं कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स वो कर रही थी, उस विषय में विमर्श हुआ। सावरकर जी का स्पष्ट मत था कि सभी को समान अधिकार चाहिए। करेक्ट। हिंदू लोक संख्या में ज्यादा है, इसीलिए मैं उनके लिए विशेष अधिकार नहीं मांगूंगा, किंतु मुसलमानों ने भी उनके मन में ये मत रखना चाहिए कि हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, बोथ शुड बी ट्रीटेड इक्वली। करेक्ट। तो ऐसी चर्चा उन दोनों के बीच में हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या बाकी बहुत सारे क्रांतिकारी हो, उनके साथ बहुत ही एक समझदारी का नाता बोल सकते हैं हम, ऐसा वीर सावरकर जी का था। क्या बताओगे कि जर्मनी हो या जापान हो, दोनों जगह पे बोस जी गए थे जी, और इनमें बहुत बड़ी एक इन्वॉल्वमेंट की। ऐसा विषय था कि दूसरे महायुद्ध में ये तो तय था कि किसी की हार अगर हो गई, चलो समझो ब्रिटिशों की हार हो गई, तो हम पे कोई और आके राज करेगा और हमें स्वतंत्र होना था। इसीलिए तभी के जो लोकप्रिय नेता थे वो भारत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका नाम आज भी गर्व से लेते हैं सभी लोग। करेक्ट। ही वॉज अ हार्डकोर फाइटर। ठीक है। सावरकर जी की स्वयं की इच्छा थी कि मैं जाऊं और लड़ूं, किंतु सावरकर जी का आयुर्मान और जो भी उनको छल यातना सहनी पड़ी, उनका शरीर थक चुका था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनसे मिलने गए थे और नेताजी का प्लान ऐसा था कि कोलकाता में एक ब्रिटिश अधिकारी का स्टैचू था, हॉलवेल उसका नाम, वो उखाड़ के फेंक देंगे और उस पे आंदोलन करेंगे। तो सावरकर जी ने उनसे कहा कि जिस व्यक्ति में पूरा ब्रिटिश साम्राज्य फेंक देने की क्षमता हो, करेक्ट, वो स्टैचू को क्यों उखाड़ रहा है, उससे क्या हासिल होगा। तो फिर सावरकर जी ने उनका प्लान सुभाष चंद्र बोस जी के साथ डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि जापान में रास बिहारी बोस रहते हैं, उन्होंने सेना खड़ी की है, आप भारत से निकल जाओ, भाग जाओ और उनसे जाके मिलो। तो आप अगर भारत से सीधा जापान नहीं जा सकते, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने यह तय किया कि ब्रिटेन के शत्रु कौन है। तो उस समय जर्मनी थी और हिटलर वॉज एट हिज पीक। करेक्ट, ही वॉज डिस्ट्रॉइंग एवरीबडी। तो सुभाष चंद्र बोस उसकी सहायता लेने के लिए गए थे, जर्मनी की सहायता लेने के लिए गए थे, ताकि हम मुक्त हो सके, हम स्वतंत्र हो सके। और ये सजेशन वीर सावरकर जी ने दिया था, जापान को जाने का सजेशन करेक्ट, वीर सावरकर जी ने कहा था। हिटलर ने उनको सहायता देने की तो नकार दिया, पर हिटलर की सहायता से वो जापान तक पहुंचे। दैट वाज बाय सबमरीन। ओके। और 3 महीने तक वो ही वॉज ट्रैवलिंग
तो बहुत बड़ा रिस्क सुभाष चंद्र बोस ने ले लिया Correct. भारत माता के लिए। और फिर वो रास बिहारी बोस से मिले, वहाँ पे देखा उन्होंने कि आज़ाद हिंद सेना तैयार है। उस सेना का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया। और फिर आप सबको इतिहास पता है कि Correct, रंगून correct. तक और अंडमान तक सुभाष चंद्र बोस आए थे सेना लेके। करेक्ट। दुर्भाग्यवश उनको पीछे हटना पड़ा, जापान की बड़ी हार हुई और इसी वजह से उस क्षण में स्वतंत्रता नहीं मिली। किंतु सुभाष चंद्र बोस ने बहुत बड़ा प्रयास किया था और सारा उनको प्रेरणा देने का कार्य, उनके पीछे विचार, मिलिटराइजेशन का विचार पूरा सावरकर जी का था। हिटलर से याद आया, कुछ लोग ऐसे ही कहते कि वीर सावरकर जी हिटलरवादी थे। बिल्कुल झूठ है। सावरकर जी वॉज प्रो डेमोक्रेसी और हिटलर वंशवादी था। सावरकर जी वॉज नॉट अ फैसिस्ट, है ना। तो हिटलर ने वंश विच्छेद किया, जू लोगों का वंश विच्छेद किया। उसकी आप मानसिकता देखोगे हिटलर की तो आपको समझ में आएगा कि ही यूज्ड टू कंसिडर जूज नॉट ह्यूमन बीइंग्स। करेक्ट। इसीलिए उसने गैस चेंबर्स खड़े किए, उसमें जूस को मारा। करेक्ट। सावरकर जी का कहना वंश विच्छेद नहीं था। ही वॉज टू ट्रीट एवरीवन विथ इक्वालिटी। करेक्ट। चाहे आप कौन से भी धर्म को हो, लेकिन आपको राष्ट्र किसी भी धर्म के ऊपर रखना चाहिए। समसमान अधिकार है तो समसमान कर्तव्य भी है। दोनों के विचार सरणी में यही भेद था कि लोगों को लगता है कि सावरकर जी हिटलर से बहुत प्रभावित हुए थे और जैसे वो हिटलर करता था वैसे ही सावरकर जी को यहाँ पे हिंदू राष्ट्र खड़ा करना था, मुसलमानों को मार डालना था। सावरकर जी वैसे नहीं थे, ठीक है। उन्होंने समसमान अधिकार दोनों के लिए। और इन द ईयर 1944 एक्चुअली सावरकर जी अपॉइंटेड अ कमिटी टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ठीक है, ड्राफ्ट जस्ट टू प्रोवाइड अ बेस, ठीक है। और बहुत सारे कम्युनिस्ट पार्टी ने भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। उन्होंने अपने सजेशंस दे दिए, हिंदू महासभा ने अपने सजेशंस दे दिए। और जैसे कि आज के कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं एक व्यक्ति को एक ही बार वोटिंग का राइट है, अधिकार है। वो सारे जो प्रावधान है वो हिंदू महासभा के जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें थे। तो इससे हमें क्लियरली पता चलता है सावरकर जी की मानसिकता कैसी थी। हिंदी राष्ट्रवाद, सच्चा हिंदी राष्ट्रवाद उनका था। करेक्ट। नो अपीजमेंट पॉलिटिक्स। गांधी की हत्या में आपके फैमिली में बहुत सारी चीजें हुई थी उस जमाने में। वीर सावरकर जी के छोटे भाई, उनके ऊपर भी बहुत सारे अत्याचार हुए, उसमें उनकी डेथ भी हुई थी। जी, बात ऐसी थी, जो जैसे लोगों को पता चला कि गांधी जी को महाराष्ट्रीय व्यक्ति ने, ब्राह्मण व्यक्ति ने मारा है, हिंदू व्यक्ति ने मारा है, वैसे कांग्रेस के जो गूंज थे ना, दे प्लान्ड इट टू अटैक सावरकर। कुछ लोग सावरकर जी जहां वास्तव्य करते थे वहीं गए। फिर कुछ लोग हमारा जो घर था उधर आके उन्होंने नीचे से गालियां देना शुरू किया, पत्थर फेंकना शुरू किया। और मेरे दादाजी घर में थे और मेरी दादी ने उनसे कहा था कि आप बाहर मत आओ, ठीक है, लोग बहुत गुस्सा हो चुके हैं तो आप बाहर मत आओ। लेकिन कुछ लोग चिल्ला रहे थे कि अरे गांधी जी की हत्या हुई तो आपने मिठाई बांटी है। तो अंदर से वो व्यथित हो गए, इसीलिए उत्तर देने के लिए वो बाहर आ गए। तभी पत्थरबाजी हुई, एक पत्थर उनके सर पे लगा और वो घायल हो गए, वहां पे बेहोश हो गए। हमारे बाजू एक चौहान करके कुटुंब रहता था, वो व्यक्ति ने उनको पानी पिलाने की प्रयास किया तो भीड़ ने उन्हें भी मारा और फिर पूरे घर पे हमला हुआ। मेरी दादी स्वयं हाथ में हथियार लेके खड़ी हुई थी और घर में जो भी बच्चे थे, मेरे चाचा थे, फिर मेरी फूफी कहते हैं ना, वो थे। तो उनके हाथ में उन्होंने रंगावली जो रहते हैं, रंगोली और जो तीखा मिर्ची का
पाउडर उनके हाथों में दे दिया था कि अगर कोई अंदर आए तो आप फेंक के मारो उसके Okay. आंख में। और मेरी दादी जी, शी वॉज रेडी विथ द वेपन, शी वॉज शाउटिंग कि तुम्हारी हिम्मत है तो अंदर आके दिखाओ। शी वॉज ब्रेव, शी वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। बट दिस कैन बी कॉल्ड एज द फर्स्ट केस ऑफ मॉब लिंचिंग। सावरकर जी के छोटे भाई मेरे दादाजी उस आघात से कभी भी उभरे नहीं, और 1.5 साल पश्चात उनका उसी में देहांत हो गया। 1969 में कपूर कमीशन के अंडर एक फाइल आई थी कि गांधी के हत्या वीर सावरकर जी ने की है, और उसका रिजल्ट भी कुछ साल पहले शायद आया है। तो आपने फेस किया है उस सिचुएशन को कुछ? आरंभ से ही कांग्रेस सावरकर जी को गांधी कंस्पिरेसी केस में कांग्रेस ने इन्वॉल्व किया। ओके सावरकर जी का इस षड्यंत्र में कोई भी हाथ नहीं था। ओके क्योंकि नथुराम गोडसे और सावरकर जी की लास्ट मीटिंग 1946 में हुई थी। ओके गांधी जी की हत्या 1948 में हुई। बीच में 1.5 साल का फासला है, 1.5 साल की दूरी है। नथुराम गोडसे ऑल्सो केप्ट डिस्टेंस फ्रॉम हिंदू महासभा, ओके और हिंदू महासभा के लीडर्स की कोई पॉलिसीज जो रहती है वो उन्हें पसंद नहीं आई, इसीलिए ही पार्टेड अवे। तो फ्रेमिंग किया गया है पूरा सावरकर जी के ऊपर। वो केस चला, 1.5 साल चला। फिर जो विशेष न्यायालय था उस समय उन्होंने सावरकर जी को निर्दोष और निष्कलंक उसमें से बाहर निकाला। कोई भी सबूत नहीं था, क्योंकि सावरकर जी का हाथ ही नहीं था गांधी हत्या में। एक प्रमाण बताता हूँ इसका कि आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस जितने चाहे हो, एक व्यक्ति को देखा जाए तो सावरकर जी और गांधी जी में दोनों में आदर भाव था। करेक्ट। गांधी जी जब भी मिलने आए थे सावरकर जी को रत्नागिरी में, तभी आपने देखा है कितने आदर भाव से उनका आदरातिथ्य सावरकर जी ने किया था। करेक्ट। जब भी गांधी जी फास्टिंग पे थे, अनशन पे, तभी सावरकर जी ने उनको चिट्ठी लिखी थी कि समय अब ऐसा है कि हमें एक नेतृत्व की आवश्यकता है, तो आप आपका अनशन वापस ले लीजिए, देश को आपके जैसे नेतृत्व की आवश्यकता है। करेक्ट। तो ये आदर भाव था। सावरकर जी का मत ऐसा नहीं था कि कोई भी विरोध में हो तो उसको मार डालो। इवन व्हेन जिन्ना वाज अटैक्ड, ओके, मोहम्मद अली जिन्ना, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, उससे वो मतलब बच गए। तभी सावरकर जी ने स्टेटमेंट दिया था कि और कंडेम किया था उस अटैक कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल डिफरेंस चाहे जो भी हो। तो सावरकर जी की मानसिकता थी कि अगर आप विरोध में हो तो ठीक है, हम आपका विरोध करेंगे, पर हत्या नहीं। करेक्ट। लोकतंत्र में हत्या नहीं। तो ये प्रमाण है। फिर 1966 में सावरकर जी का देहांत हो गया। वो केस भी पूरी तरह से बंद हो चुका था। नथुराम गोडसे, नारायण आप्टे को फांसी हो चुकी थी। बाकी जो भी आरोपी थे उनको जन्मठेप, लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी, उनकी सजा काट ली थी। फिर आ गया कपूर कमीशन। वो क्यों आ गया? क्योंकि पुणे में सत्यनारायण एक समारोह था, सत्यनारायण आयोजित किया था, और उस सभा में एक व्यक्ति ने, जिनका नाम था केतकर, ओके, उन्होंने ऐसा वक्तव्य किया कि गांधी हत्या के विषय में तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे, खेर उनका सरनेम है, उनको इस विषय में पता था। ओके। बस पुलिस को कारण मिल गया, कपूर कमीशन की नियुक्ति हो गई, फिर से छानबीन हो गई कि कोई लूपहोल्स बचे हैं, गांधी हत्या में किसी राजनीतिक व्यक्ति को पता था नहीं पता था, और एक वेग स्टेटमेंट कपूर कमीशन में मेंशन किया गया कि सावरकर जी का हाथ है ऐसा लगता है। करेक्ट। बस वो वेग स्टेटमेंट सावरकर जी के विरोधकों के हाथ में लगा, और उसके ऊपर बेस्ट सेलर बुक्स लिखी गई। करेक्ट। लेट अस किल गांधी, और फिर और सारी बुक्स लिखी गई, बहुत सारे लेख लिखे गए, टीवी डिबेट्स हुई, उसमें भी सावरकर जी के ऊपर ये कीचड़ उछाला गया कि सावरकर जी का हाथ इसमें था। अभी रिसेंटली पंकज फडनीस करके एक व्यक्ति है, जिनका अभिनव भारत ट्रस्ट है, उन्होंने एक PIL दर्ज की थी, और उस PIL में
उन्होंने मेंशन किया इस कपूर कमीशन के अगेंस्ट जो ये फॉल्स एलिगेशन है उस विषय में वो पीआईएल में मेंशन किया था। ओके। तभी सम्माननीय न्यायालय में वो जब पीआईएल दाखिल हुई तो सम्माननीय न्यायालय ने कहा है कि अब इस विषय में टिप्पणी करना जायज नहीं है। ओके। ये विषय तभी बंद हो चुका है और कपूर कमीशन को न्यायालय से ऊपर होके कोई भी अपना मत देने का अधिकार नहीं है। तो 2018 में यही निर्णय हो गया। इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट बोल सकते हैं हम जी। और पहली बार इतना बड़ा पॉडकास्ट हुआ है। मेरे पास और बहुत सारे क्वेश्चंस है आपके लिए, बट जरूर हम आगे एक पॉडकास्ट इन फ्यूचर जरूर करेंगे। जी। और बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आ गए, आपका इतना मूल्यवान टाइम हमें दिया। आपकी फ्यूचर जर्नी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और आपके फिल्म के लिए भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच आने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू।